चलिए। तो अभी तक हम लोगों ने मशीन लर्निंग में जो पढ़ा वो ये कि मशीन लर्निंग एक टेक्निक है जो हमारे एक्सपीरियंस का यूज करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। किसी प्रॉब्लम का मतलब है वही प्रॉब्लम जिसका एक्सपीरियंस आपके पास है, उसी तरह की कोई हमारी अननोन प्रॉब्लम हो सकती है जिसका सॉल्यूशन दिया जाए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डेटा सेट होता है। इस डेटा सेट को हम अपने प्रोग्राम को देते हैं और मेरा प्रोग्राम फिर उस डेटा से लर्न करके हमें प्रिडिक्शन देता है। इस बात को हम एक्सप्लोर करेंगे। जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, वहाँ पर बेसिकली एक एल्गोरिथम होती है। वो एल्गोरिथम हमारा मॉडल ट्रेन करती है या मॉडल को बिल्ड करती है, और फिर ये जो मॉडल है इसका यूज करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। तो जब हम अपने डेटा सेट से किसी मॉडल को ट्रेन कराते हैं यूजिंग एल्गोरिथम, तो हमें ये एवेल्युएट करना होता है कि भाई हमारा जो मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारा जो मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडल का एवेल्युएशन करते हैं। तो उसके लिए हमसे क्या बोला गया, उसके लिए फिर हमसे बोला गया कि ये जो तरीका है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। क्या करो मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन इसमें यह करो कि अपने डेटा सेट को पहले दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है। पहले पार्ट को आप ट्रेन सेट कहते हैं और दूसरे पार्ट को आप टेस्ट सेट कहते हैं। जो हमारे डेटा सेट का 75% पोर्शन है, जनरली हम इसको ट्रेन सेट कहते हैं और 25% को हम लोग टेस्ट सेट कहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल के अंदर रेडीमेड फंक्शन है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिसको हम यूज करते हैं। अभी जो ट्रेन सेट बनाए, इस ट्रेन सेट पर हम लोग अपना मॉडल ट्रेन करते हैं, और मॉडल को ट्रेन करने के लिए एक एल्गोरिथम लगाई जाती है। वो हम मान के चल रहे कि हमने लगा लिया। अभी जो मॉडल ट्रेन हुआ है, इस मॉडल का एवेल्युएशन करेंगे टेस्टिंग डेटा पर। दैट मीन्स हम टेस्टिंग का प्रिडिक्शन कराएंगे पहले, और टेस्टिंग के प्रिडिक्शन का जो आउटपुट आया है उसको हम टेस्टिंग के एक्चुअल आउटपुट से मैच कराते हैं। कितना हमारा एक्यूरेसी स्कोर आया, तो वो क्या कहलाता है, टेस्टिंग का डेटा यूज करके मॉडल का एवेल्युएशन करना कहलाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब हमारा जो मॉडल है वो मॉडल अच्छा एवेल्युएशन में चल रहा है तो वो अच्छा ट्रेन हुआ होगा। दैट मीन्स हमने जिस डेटा का यूज करके मॉडल को ट्रेन कराया था उसको हम बोलते हैं सीन डेटा। और जिस डेटा पर हम मॉडल के प्रिडिक्शन को चेक करते हैं कि वो सही दे रहा है प्रिडिक्शन या नहीं दे रहा है, वो डेटा हमारा होता है अनसीन डेटा। अनसीन का मतलब यहाँ पर हम क्या रखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डेटा मॉडल ने कभी देखा नहीं था, फिर भी हमारे उस डेटा पर मॉडल अच्छा काम कर रहा है, तो इसका मतलब मॉडल अच्छा ट्रेन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है ये पढ़ा दिया था। हर कॉन्सेप्ट का आपको कोडिंग कन्वर्जन आना चाहिए। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से सब कुछ नहीं हो जाता। ये थ्योरी में कॉन्सेप्ट हो गया, डेटा सेट होगा, ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट होगा, मॉडल ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद एवेल्युएशन करेंगे, ये ठीक है। अब इसका कोडिंग कन्वर्जन तब आप जानते हैं, डेटा सेट को पहले लाने के लिए पांडास इंपोर्ट करेंगे, और पांडास के थ्रू हम अपना डेटा सेट जो एक्सेल या सीएसवी में रखा होगा उसको हम लेकर आते हैं। उसके बाद अपने डेटा सेट के अंदर से फीचर मैट्रिक्स और टारगेट वेक्टर अलग अलग करते हैं। ऐसा करने के लिए डेटा फ्रेम की स्लाइसिंग मैंने आपको बताई थी, है ना। स्लाइसिंग करके हम एक्स और वाई अलग कर लेते हैं। तो एक्स एक नेमिंग कन्वेंशन के साथ वेरिएबल है जो हम बनाते हैं, जो फीचर मैट्रिक्स पूरे डेटा की जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल वाई जो वेरिएबल होता है पूरे डेटा का जो हमारा टारगेट वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को हम इंपोर्ट करते हैं, और उसको हम अपना एक्स और वाई देते हैं। वो हमें एक्स का ट्रेनिंग सेट, एक्स का टेस्टिंग सेट,
एज वेल एज वाई का ट्रेनिंग सेट और वाई का टेस्टिंग सेट हमें वापस करता है। तो इस तरह से कोडिंग में हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तक पहुंचते हैं। उसके बाद फिर हमें मॉडल को पहले क्रिएट करना होता है, ट्रेन बाद में करेंगे, पहले मॉडल को क्रिएट करना होता है। और मॉडल को क्रिएट करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि जिस एल्गोरिथम से आप मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं उस एल्गोरिथम क्लास को पहले इंपोर्ट करेंगे और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो प्रोग्रामिंग में मॉडल क्रिएशन का मतलब है एल्गो सिलेक्शन या क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम क्लास। ये स्टेप क्या कहलाता है? मॉडल क्रिएशन कहलाता है। उसके बाद उस मॉडल पर फिट मेथड कॉल करते हैं और फिट मेथड के अंदर आपके दो आर्गुमेंट पास होते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है आपका ट्रेनिंग की फीचर मैट्रिक्स और दूसरा आर्गुमेंट होता है ट्रेनिंग का रेस्पॉन्स वेक्टर। नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। उसके बाद फिर इसी मॉडल का हम प्रिडिक्ट मेथड कॉल करते हैं और उसमें क्या पास करेंगे? टेस्टिंग के फीचर मैट्रिक्स यानी कि एक्स अंडरस्कोर टेस्ट पास करेंगे। उससे क्या होगा? ये मॉडल हमारा उस टेस्टिंग के डेटा का बाई निकाल कर देगा यानी कि प्रिडिक्शन निकाल कर देगा। अब जो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट है उसका ऑलरेडी मेरे पास वाई अंडरस्कोर टेस्ट रखा हुआ था और मॉडल ने भी उसी एक्स अंडरस्कोर टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या आउटपुट होंगे वो मुझे बताए। फिर उन दोनों आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं? मैच करते हैं कहाँ कहाँ पर सेम आया है। ऐसा करने के लिए कोडिंग में मैंने बताया था एक्यूरेसी स्कोर नाम से एक फंक्शन होता है और एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन में आप क्या पास करते हैं? अपना एक्चुअल आउटपुट जिन सैंपल का आप इवेल्यूशन कर रहे हैं कॉमा उन्हीं सैंपल का प्रिडिक्शन वाला आउटपुट आप पास करते हैं। सिंटैक्टिकली प्रिडिक्ट मेथड आप जो आपका एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन है ये क्या करता है? दो एरे आपसे मांगता है और उन दो एरे में सेम ऑर्डर में जहां जहां वैल्यू सेम होती है मैच होती है वो स्कोर लाकर आपको दे देता है। तो दो चीजों को पैरेलली हमें लेते हुए चलना है। कहानी क्या चल रही है पूरे मशीन लर्निंग की और उस कहानी का कोड कन्वर्जन क्या चल रहा है। कोड कन्वर्जन से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, कहानी से कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है हमारा। ठीक है, दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। मैंने दोनों चीजें अब तक जो पढ़ाई मैंने आपको दोबारा से रिकॉल कर दी 15 मिनट के अंदर। सारा अब तक जितना पढ़ाया था मैंने सारा रिकॉल कर दिया। तो अब आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नए टर्म्स हैं इनको इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए कवर लगा दो, डोर क्लोज कर दो, डोर क्लोज कर दो यार। पंखा बंद करना है, आवाज कम आ रही है तो रुक जाओ माइक लगा लेता हूँ यार। क्यों परेशान हो? और तुमने पैसे दे रखे हैं, पूरी फीस दी है, माइक से पढ़ो। अपनी सुविधाएं कम मत करो, हमसे सुविधाएं ज्यादा लो। चलो, तो आज आगे बढ़ेंगे और इसी सीरीज में एक कॉन्सेप्ट आएगा उसकी हम बात करेंगे। वो है हमारा एरर्स इन मॉडल। जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके बाद मॉडल का एवेल्यूएशन किया जाता है तो हम ये समझना चाहते हैं मॉडल में कितनी एरर है। तो मॉडल में कितनी एरर है तो उसके लिए पहले हमें एरर शब्द को समझना होता है कि मॉडल की एरर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर एरर शब्द का मतलब सिंटैक्स एरर नहीं है। आप ये ना सोचें कि मैंने शिफ्ट एंटर दबाया एरर आ गई, प्रोग्राम नहीं चल रहा तो सर ने यही पढ़ाया और नहीं, वो एरर ये नहीं है। यहाँ पर मॉडल की एरर का मतलब होता है इनएक्यूरेसी, कितना मॉडल गलत है अपने प्रिडिक्शन को लेकर, उसको यहाँ पर हम एरर कह रहे हैं। सिंटैक्स एरर वाली एरर नहीं है ये, है ना। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मॉडल ने सारे सैंपल्स का सही प्रिडिक्शन दिया
तो मैं बोलूंगा मॉडल में 0 एरर है। समझ में आ रहा है साइंस क्या चल रहा है? मॉडल की एरर का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स एरर नहीं है, मॉडल कितना इनएक्यूरेट है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, या मॉडल कितना एक्यूरेट है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो। तो एरर्स इन मॉडल, तो दो तरह की एरर्स हैं जो हमें इनिशियल लेवल पर आनी चाहिए। सबसे पहले हमारी होती है बायस, और दूसरी होती है वेरिएंस। और भी कई तरह की एरर्स होंगी, लेकिन अभी हम इन दो से शुरू करते हैं, क्योंकि आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे उनमें इन दो शब्दों का इस्तेमाल होगा कि मॉडल का बायस इतना है, वेरिएंस इतना है, तो बताओ क्या करें अब। तो पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं कि ये शब्द क्या होते हैं। बायस जो एरर है वो हमें ये बताती है कि जब हमने मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेनिंग करवाई थी, और उसके बाद हमने मॉडल से ट्रेनिंग डेटा का ही प्रिडिक्शन कराया, तो मॉडल ट्रेनिंग के डेटा के प्रिडिक्शन से कितना पीछे रह गया, सही प्रिडिक्शन से कितना दूर रह गया। एग्जाम्पल, मैंने 15 सैंपल अपने ट्रेनिंग में रखे थे, और अपने मॉडल को 15 सैंपल का यूज करके ट्रेन कराया। अब मॉडल ट्रेन हो गया, फिर मैंने मॉडल से क्या बोला, भाई इन्हीं 15 सैंपल जिनसे आप ट्रेन हुए हो, इन्हीं 15 सैंपल का प्रिडिक्शन करो। मॉडल अगर उन 15 के सही जवाब दे देता तो मैं क्या बोलता, 0 बायस। मॉडल ने 15 में 14 के सही जवाब दिए, एक क्वेश्चन का गलत जवाब दिया, यानी कि ट्रेनिंग के 15 सैंपल में 14 का सही प्रिडिक्शन दिया, एक का गलत दिया। तो अब मॉडल का स्कोर कितना हो गया, 14 ÷ 15, ऐसे ही कुछ हुआ हमारा। ठीक है, तो लगभग 85-86% स्कोर आया। तो मैं क्या बोलूंगा, बाकी जो 100% से रह गया वो क्या है हमारा, बायस। अगर मेरे मॉडल ने मान लीजिए 7 क्वेश्चन का सही आंसर दिया होता, बाकियों का गलत दिया होता, तो मैं बोलता लगभग 50% का बायस। मतलब मेरा मॉडल अपनी सही जो वैल्यू थी, 100% जो उसका टारगेट होना था सही होने का, उससे 50% पीछे रह गया। तो क्या कहलाता है हमारा वो, बायस। तो बायस को अगर शब्दों में बयान किया जाए तो ये क्या है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो ट्रेनिंग के सैंपल्स हैं, उन सैंपल्स को कितना हमारा वो पीछे रह गया सही प्रिडिक्ट करने में। हाउ फार मॉडल इज विद ट्रेनिंग एक्यूरेसी। हाउ फार मॉडल इज विद ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वो क्या कहलाता है हमारा उसका, बायस। शब्दों का इस्तेमाल है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी से कितना दूर रह गया, कितनी एक्यूरेसी से, 100% हम मान के चल रहे हैं, 100% एक्यूरेसी से कितना दूर रह गया। फार का मतलब दूर। हाउ फार मॉडल इज विद ट्रेनिंग एक्यूरेसी। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंस का मतलब होता है कि मॉडल मान लीजिए ट्रेनिंग डेटा पर 90% स्कोर दे रहा है, तो मॉडल में बायस 10% का हो गया। ठीक है, अब वही मॉडल टेस्टिंग डेटा के साथ चेक किया गया, और टेस्टिंग डेटा के साथ मॉडल की एक्यूरेसी आई 50% मान लीजिए। तो वेरिएंस हमें क्या बताता है, ट्रेनिंग का एक्यूरेसी और
टेस्टिंग की जो एक्यूरेसी आई है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो अगर ट्रेनिंग का स्कोर मॉडल का 90% है, टेस्टिंग का स्कोर मॉडल का 50% है, मैं क्या बोलूंगा, मेरे मॉडल में 40% का वेरिएंस। टेस्टिंग एक्यूरेसी को 100% से हमें कंपेयर नहीं करना है। टेस्टिंग एक्यूरेसी को कंपेयर किसकी एक्यूरेसी से करना है, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी से करना है। अगर ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 70% आती मान लीजिए और टेस्टिंग की एक्यूरेसी 50% आती, तो मैं बोलता मेरे मॉडल में 20% का बायस। 50% का नहीं बोलना है, 20% का। तो वेरिएंस हम कहाँ से चेक करते हैं, अपना क्या टारगेट मान के चेक करते हैं, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग स्कोर से कितना दूर रह गया। तो इसको लिख सकते हैं, हाउ फार मॉडल इज विद टेस्टिंग एक्यूरेसी फ्रॉम ट्रेनिंग एक्यूरेसी। अब इन दोनों बातों को और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो उनकी डेफिनेशन होगी भाई। तो कई बार ऐसा होता है डेफिनेशन को समझने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लें तो जल्दी समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ। मान लीजिए मेरा मॉडल की ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो आई है वो आई है 98%। ठीक है। और जो टेस्टिंग डेटा के साथ मॉडल की एक्यूरेसी आई है वो मान लीजिए आई है 70%। तो अब अगर आंकड़ों में मैं आपसे पूछूं बायस कितना है मेरे मॉडल का, तो कितना बताएंगे? हाँ, बायस, बायस कितना है? 2% का। और वेरिएंस कितना हो गया? वेरिएंस 28% का हो गया। समझ में आ गई? अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए नंबरों का इस्तेमाल कर लिया है। रियल टाइम पर नंबरों का इस्तेमाल ना करके लो और हाई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बायस लो है कि हाई है, वेरिएंस लो है कि हाई है। गैप नहीं बताएंगे, डिफरेंस नहीं बताएंगे कितने का है, नंबर का यूज नहीं करते हैं। जैसे आपने कर लिया 2% का बायस है और 28% का वेरिएंस। ये तो आसान वे में हम समझ पाए इसलिए हमने इन नंबरों का इस्तेमाल कर लिया। रियल लाइफ में क्या बोलेंगे? लो एंड हाई। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? लो बायस, हाई वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस बहुत ज्यादा है और बायस बहुत कम है। ठीक है। अब इसका पैमाना क्या होगा? लो कब तक लो माने? मान लो ट्रेनिंग एक्यूरेसी 95% आती, तो हम इसे लो बायस माने कि हाई बायस माने? तो लो और हाई का क्या पैमाना है? ये कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करेगा। तो अभी के लिए भाई हम लो बायस की सिचुएशन तभी मानते हैं जब आपका 2-3% ही रहे बस। उससे ज्यादा हो जाए तो फिर हम बायस थोड़ा ज्यादा बताते हैं। और अगर वो 10 से ज्यादा परसेंटेज वाला पिक्चर बन जाए तो हाई बायस हम लोग बता देते हैं। ठीक है। तो हम लो बायस और हाई बायस, लो वेरिएंस और हाई वेरिएंस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, किस वैल्यू को लो, किस वैल्यू को हाई कहा जाता है, इसका कोई मानक अभी तक सेट नहीं हुआ है। ये अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का मतलब है लो बायस एंड हाई वेरिएंस। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बताओ क्या दिखाई दे रहा है। हाई बायस, लो वेरिएंस, जबकि इसमें डिफरेंस 5 का है, तब भी मैं उसको लो की कैटेगरी में रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हाई बायस एंड लो वेरिएंस। अच्छा, अगर कोई सिर्फ आपको ये कहे कि मेरे मॉडल में हाई बायस है और लो वेरिएंस है, तो इसका क्या मतलब होगा, आपका मॉडल का बिहेवियर क्या रहा होगा। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे मॉडल में हाई बायस है लेकिन वेरिएंस लो है, तो इसका क्या मतलब होगा। हाँ, जो सही शब्द है वो इन्होंने बताया कि मेरा जो मॉडल है ये ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा दोनों के साथ एक जैसा ही परफॉर्म कर रहा है। मतलब इंटरनल एग्जाम में जितने मार्क्स आए हैं, लगभग उतने ही मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम में आए हैं। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एग्जाम कौन लेगा, कोई भी ले लो, मैं तो सबके लिए एक समान हूँ। इसका मतलब ये है, चाहे आप मुझे दिल्ली में मैच करवा दो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करा दो, चाहे दुबई में करा दो, मैं तो सब जगह एक जैसे ही खेल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ यही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और तीसरी सिचुएशन, पिचासी, 70, क्या बोलोगे इसे। वेरिएंस और बायस के साइंस में अगर आप हाई और लो के साइंस में बताओ, तो इसमें क्या आप लगाना पसंद करोगे। हाई लगाओ, हाई बायस, और वेरिएंस भी कैसा है फिर। भाई जब 15% को आप हाई मान रहे हो तो इधर भी 15% ही है, तो वेरिएंस भी कैसा हो गया, हाई हो गया फिर। समझ रहे हो कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है यहाँ पर, तो हाई बायस और हाई वेरिएंस। लास्ट सिचुएशन है 98, 96, क्या है ये। हाँ, बायस वेरिएंस कैसा है इसमें, हाई या लो। लो बायस, वेरिएंस हाई है, 2% तो गया था तो लो वेरिएंस है, लो ही आपका ही है। अपना अपना
दिमाग लगा के मुझे बताओ, इन चारों में से कौन सा वाला पसंद करोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा वाला मॉडल पसंद आएगा आपको? चौथा वाला। तो हमारा जो टारगेट होता है मशीन लर्निंग का, वो यही चौथी वाली सिचुएशन होती कि मैं किसी भी तरह से ऐसा मॉडल ट्रेन कर पाऊँ जिसमें लो बायस और लो वेरिएंस होना चाहिए। अगर मैं ऐसा मॉडल ट्रेन कर पाया तो वो सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। तो ऐसे मॉडल को हम क्या बोलते हैं? बेस्ट फिट। बेस्ट फिट मॉडल है, सबसे बढ़िया फिट हुआ है, सबसे बढ़िया ट्रेन हुआ है। फिट का होना, ट्रेन होना एक ही बात। बेस्ट फिट मॉडल। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई बेस्ट फिट मॉडल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे ऐसा मॉडल जिसमें लो बायस लो वेरिएंस हो, उसे बेस्ट फिट मॉडल कहते हैं। नंबरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बोलते समय नंबरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझने के लिए नंबर हम ब्रेन में ला सकते हैं, लेकिन जब किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लो और हाई। नंबरों का इस्तेमाल नहीं करते, इतने परसेंट और उतने परसेंट। है जी। तो अब सर बेस्ट फिट क्या है, वो मेरी समझ में आ गया। तो दो और शब्द होते हैं फिट को लेकर। जैसे आपने एक बताया बेस्ट फिट, एक और होता है ओवर फिट, एक और होता है अंडर फिट। इन शब्दों का भी काफी प्रचलन है इंडस्ट्री के अंदर। बेस्ट फिट, ओवर फिट, अंडर फिट। तो बेस्ट फिट तो आपने देख ही लिया। बेस्ट फिट मॉडल वो होता है जिसका लो बायस एंड लो वेरिएंस होता है। जनरली क्या होता है, हम लोग अपने कॉलेज में जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें अगर हमारे नंबर अच्छे आ जाएं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम एक्सटर्नल एग्जाम में भी अच्छा कर ही आएंगे। और वहाँ नंबर अच्छे ना आए हमारे, इंटरनल एग्जाम में तो नंबर अच्छे ले आए हम, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए। तो घर वाले क्या बोलेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि हम तो कर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल एग्जाम में नंबर अच्छे आ गए, तो हमें लग रहा था एक्सटर्नल में अच्छे आ ही जाएंगे हमारे। तो दुनिया वाले, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस हमारा के लड़का। तो वही चीज यहाँ पर कि अगर आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा चल रहा है, ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा चल रहा है, बताओ जरा वेरिएंस बायस लो हाई में कौन से शब्द का कॉम्बिनेशन सही रहेगा इस बात को बताने के लिए? अभी वेरिएंस की बात ही नहीं करी मैंने। मैं तो सब ये कह रहा हूँ कि आपका मॉडल इंटरनल एग्जाम में बढ़िया, मतलब ट्रेनिंग डेटा पे बढ़िया, तो इस शब्द के लिए कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लो, बढ़िया, लो। किसमें बढ़िया? ट्रेनिंग में बढ़िया, तो लो बायस। तो सिर्फ इतना ही बोलना है, आगे बोलना ही नहीं है कुछ। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक्सटर्नल एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए, मतलब ट्रेनिंग में तो अच्छे आए थे, इंटरनल एग्जाम में तो 50 में 50 मिल रहे थे, 50 में 48 मिल रहे थे। एक्सटर्नल एग्जाम 50 में 30 ढूंढने मुश्किल हो गए, 15 ढूंढने मुश्किल हो गए। ठीक है। तो अब हम यहाँ मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में ये बोलेंगे कि मेरा मॉडल ट्रेनिंग पे अच्छा चल रहा है लेकिन टेस्टिंग पे अच्छा नहीं चला। तो अब बताओ सबसे कम शब्द क्या होगा
इस बात को समझाने के लिए मॉडल ट्रेनिंग पे अच्छा चल रहा है लेकिन टेस्टिंग पे अच्छा नहीं चला, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस बात को कैसे बोला जा सकता है? लो बायस की जरूरत ही नहीं कहने की। जब कह दिया कि ट्रेनिंग पे अच्छा चल रहा है तो बायस तो लो होगा ही होगा। सिर्फ क्या कमी रह गई आपके में? वेरिएंस हाई रह गया। तो हम क्या कह सकते हैं? हाई वेरिएंस। तो अगर मेरे डेटा का वेरिएंस हाई है तो हम क्या बोलते हैं? मॉडल ओवरफिट हो गया। अच्छा एक चीज बताना, सर आप लो बायस नहीं लिखवा रहे हैं हमसे, गलत तो नहीं कर रहे हैं? हमने कहा चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं समझने की। अच्छा का डेफिनेशन 95% नहीं है। मेरा मॉडल ट्रेनिंग में 70% कर रहा है, मेरा मॉडल टेस्टिंग में 40% कर रहा है। फिर भी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलूंगा कि चलो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, फिर भी टेस्टिंग में कितना परसेंट कर रहा है? फिर 40। तो अब मैं क्या बोलूंगा? मॉडल ओवरफिट है, क्योंकि ट्रेनिंग और टेस्टिंग का गैप अभी भी बहुत है। वो किस नंबर से गैप शुरू हुआ है ये नहीं देखना है। टेस्टिंग और ट्रेनिंग का गैप ज्यादा मतलब हाई वेरिएंस। अब ट्रेनिंग 90% है, टेस्टिंग 70% है, तो भी हाई वेरिएंस। ट्रेनिंग 60% है, टेस्टिंग 40% है, तो भी हाई वेरिएंस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हाई वेरिएंस वाला देखेंगे कि मॉडल मेरा ओवरफिट। अंडरफिट की सिचुएशन क्या होती है? अंडरफिट का मतलब ये होता है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा नहीं चलता। मेरा जो मॉडल है ये हमारा ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा नहीं चल रहा है, तो बताओ ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा नहीं चल रहा है, सिर्फ इस बात को बताना है। यानी कि टेस्टिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा नहीं है। तो अब बताओ इसका क्या मतलब रहा होगा? बायस, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा की बात चल रही है। अच्छा नहीं है मतलब बायस बहुत ज्यादा है। किस केस में? तो ऐसी कई सिचुएशन आ जाती हैं जिसमें हमारा मॉडल दोनों सिचुएशन में चला जाता है, ओवरफिट एंड अंडरफिट, दोनों में चला जाता है। अंडरफिट एज वेल एज ओवरफिट। मतलब क्या बोलेंगे? हाई बायस है और हाई वेरिएंस है। तो ऐसा भी हो जाता है बिल्कुल कि आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग पे भी बेकार है और टेस्टिंग पे भी बेकार है। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे मॉडल में दोनों चीजें आ नहीं, बायस भी हाई है और वेरिएंस भी हाई है। ऐसा लोग मानते हैं कि भाई हमने ट्रेनिंग पे स्कोर निकाला और अच्छा नहीं आया, तो वो कहते हैं टेस्टिंग छोड़ो, क्या करोगे निकाल के, जब इस पे ही नहीं चल रहा है तो टेस्टिंग पे क्या चलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग एक साथ मॉडल में दिख रही है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है अंडर फिटिंग को अवॉइड करना, कि कम से कम पहले ट्रेनिंग में तो बैलेंस बनकर आए, उसके बाद फिर कोशिश होती है ओवर फिटिंग को खत्म करना, या दोनों को बैलेंस बनाते हुए चलना कि दोनों इंप्रूव हो जाएं। अच्छा एक सिचुएशन क्या ऐसी आ सकती है? ट्रेनिंग एक्यूरेसी 70%,
और टेस्टिंग एक्यूरेसी 98%। ऐसा बिल्कुल हो सकता है यार, शायद हुआ भी होगा, नहीं हुआ तो बिल्कुल हो सकता है, नंबर है ये तो गणित है पूरी, सब कुछ हो सकता है इसमें। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में आप बताओ लो, हाई, ओवरफिट, अंडरफिट शब्दों का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? ये बेस्ट फिट है या नहीं, या अंडरफिट है, या ओवरफिट है, या दोनों है? भाई अगर आप ध्यान से देखो, पहले सिर्फ बायस को देखो, अच्छा खासा है, हाई बायस। वेरिएंस, तो वेरिएंस का मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में कितना मॉडल हमारा इधर उधर भाग रहा है। अब अगर टेस्टिंग पे बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेनिंग पे खराब चल रहा है, तब भी वेरिएंस हाई माना जाता है। तो वेरिएंस शब्द में साइन नहीं देखना है। वेरिएंस शब्द को जब हम समझते हैं तो उसमें साइन नहीं देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। वेरिएंस का मतलब होता है, हिंदी में अगर उसे बोलें तो वेरिएंस मतलब स्प्रेड, फैलाव, कि मॉडल कितना हमारा फैला हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी के रेस्पेक्ट में, वो होता है उसका वेरिएंस। तो यहाँ पर हम हाई बायस और हाई वेरिएंस अभी भी कहेंगे। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के इंटरनल में मार्क्स अच्छे नहीं आए और एक्सटर्नल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए, तो उसको आप अच्छा स्टूडेंट नहीं मानोगे? तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हाँ, हम उसको एक अच्छा स्टूडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि अब हम क्या मानना शुरू करेंगे कि उसका नसीब अच्छा था, उसका लक चल गया, तुक्के अच्छे लग गए उससे, कॉपी चेक करने वाला कुछ सोच के बैठा होगा, नंबर दे दिए, और इतना हाई कॉन्फिडेंस हो गया कि उसकी टेस्टिंग में अच्छे नंबर आ गए। क्योंकि जब टेस्टिंग इतना स्प्रेड है, तो इसका मतलब यह है कि मैं कोई दूसरा टेस्टिंग डेटा दूंगा, तब क्या जरूरी है कि उसका स्कोर भी इतना ही आएगा? तो जब आपका टेस्टिंग का स्कोर हाई है, और मैं इस एग्जाम्पल को स्टूडेंट लाइफ के इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के साथ रिलेट कर रहा हूँ, तो आंसर इज यस, कि अगर किसी स्टूडेंट का इंटरनल एग्जाम अच्छा नहीं आया है, एक्सटर्नल एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए हैं, तो हम उसको अच्छा स्टूडेंट नहीं मानते हैं। हम उसे अच्छा तब मानते हैं जब उसके इंटरनल मार्क्स भी अच्छे आते हैं और एक्सटर्नल मार्क्स भी अच्छे आते हैं, उसी को हम लोग अच्छा स्टूडेंट मानेंगे। अगर हम उस एग्जाम्पल में चले जाएं, ठीक है, तो हम वापस आ जाएं मशीन लर्निंग में। तो हम ऐसे मॉडल की तलाश में रहते हैं जो बेस्ट फिट होता है, और बेस्ट फिट वो एक ही जगह होता है, वो ये है। कि दो तीन टेस्टिंग डेटा पर एक्यूरेसी, टेस्टिंग वाली देखेंगे ना, ट्रेनिंग की थोड़ी देखेंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए एक टेस्ट सेट बनाया, उस पर कुछ आई, दूसरा टेस्ट बनाया उस पर कुछ और आई, तीसरा बनाया उस पर कुछ और आई, तो अच्छा नहीं माना जाएगा? अच्छा, नहीं तो फिर अच्छा, अच्छा सही माना जाएगा, तब तो हमारी आती तो हाँ, लेकिन फिर भी उस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटर जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है उसकी अच्छी भी नहीं आ रही। ठीक है, चलो। तो अब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद नहीं होगा जो आप कह रहे हो, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो गया यह, कि मॉडल ट्रेनिंग स्कोर बेकार दे रहा है, लेकिन जितनी बार भी टेस्टिंग कराते हैं हर बार टेस्टिंग बढ़िया दे देता है। ये एक हाइपोथेटिकल बात है जो कभी सत्य नहीं होगी, है ना? लेकिन मॉडल मेरा ट्रेनिंग डेटा पर बढ़िया चल रहा था, अब मैं उसे अलग अलग टेस्टिंग डेटा पर चेक कर रहा हूं, तो हो सकता है कि हर बार अच्छा चल रहा। ठीक है, चलो। तो हमें तलाश है ऐसे मॉडल की जो बेस्ट फिट हमारा होगा, लो बायस,
लो वेरिएंस का मॉडल हमें चाहिए होता है। चलो अब हम इस बात को प्रैक्टिकली देखते हैं। डेटा सेट फ्रूट वाला मैं यूज करूंगा। ऑलरेडी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मैं लिखते समय समझाऊंगा कुछ नहीं, सीधा कोड लिखूंगा और उस पॉइंट तक फटाफट आऊंगा जहां पर आपको आज जो मैंने पढ़ाया है वो नजर आएगा। और फिर उसके आगे बात करेंगे कि अगर मेरा मॉडल बेस्ट फिट नहीं हुआ तो उसे बेस्ट फिट क्या हम करते हैं या उसको एज इट इज छोड़ देते हैं और अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर के नेवर क्लासिफायर के अंदर क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो जो इंपोर्ट यूज होंगे वो मैंने पहले ही कर लिए। आप जब जरूरत पड़े तब करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। जो जो रिक्वायर्ड हमारी चीज़ें थी उनको इंपोर्ट कर लिया। डेटा सेट हमने रीड कर लिया। डेटा सेट के अंदर से फीचर मैट्रिक्स, टारगेट वेक्टर अलग कर लिया। फीचर मैट्रिक्स और टारगेट वेक्टर को स्प्लिट कर लिया ट्रेनिंग टेस्टिंग में। मॉडल क्रिएट करा, मॉडल को फिट कर दिया या मॉडल को ट्रेन करा दिया ट्रेनिंग डेटा पर। मॉडल से प्रिडिक्शन कराया ट्रेनिंग के फीचर का। मॉडल का प्रिडिक्शन कराया टेस्टिंग डेटा पर। दोनों की एक्यूरेसी चेक करी। और ये पिक्चर आई। इस पिक्चर को देखकर आप बताइए अभी जो पढ़ाया गया है उसमें क्या सही फिट हो रहा है, कॉम्बिनेशन क्या शब्दों का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। लो बायस,
हाई वेरिएंस। अब और कम शब्दों का इस्तेमाल करके बताओ और क्या है ये मॉडल कैसा है अभी मेरा? ओवरफिट। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने जो मॉडल अभी ट्रेन करा है, जो मॉडल मैंने फिट करा है, ये कैसा है मेरा? ये मेरा ओवरफिट मॉडल। अब बात करते हैं ओवरफिटिंग अगर मुझे अवॉइड करानी है, मुझे हैंडल करनी है, क्या क्या हम कर सकते हैं? क्या चीज? क्या करना है? समझ नहीं आया। ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओवरफिटिंग क्यों आती है, क्या होती है, ये समझ में आ गया। अब क्यों आती है, पहले आपको ये समझना होगा। ओवरफिटिंग आने की कई वजह होती हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही वजह होगी इसलिए ओवरफिटिंग आई है। कई वजह होती हैं, आपको एक एक वजह को ढूंढना पड़ता है, और जो मिल जाती है उसका फिर डायग्नोसिस करना है, उसका इलाज करना है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओ, तो बीमारी पता चल गई, अब बीमारी क्यों हुई है, वो 5 टेस्ट लिख देगा, है ना। अब उन पांचों में किसी न किसी एक टेस्ट में पकड़ में आ जाएगा कि इस वजह से रोग लगा है। अब आप बोल दो पता नहीं 5 टेस्ट क्यों लिख दिए, पैसे बना रहा है अपने, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कोई भी डॉक्टर, जब आप किसी बीमारी का इलाज कराने जाओगे, तो आपकी बॉडी के अंदर तो वो नहीं झांक के देख लेगा, अपने एक्सपीरियंस से एक बेसिक मेडिसिन लिख देगा। एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है, उसके लिए तो आपको टेस्ट कराने ही पड़ते हैं, तो वो लिख देते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं, सिम्टम्स देखकर अपने अनुभव का यूज करके बता देते हैं कि यही वजह होगी, सीधे सीधे वो दवाई लिख देते हैं और हम सही हो जाते हैं, हमें लगता है वो डॉक्टर बढ़िया है। और जिस डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, अरे बेकार है, इसने तो खर्चा बता दिया हमारा, कुछ नहीं है ना। देखो, बस वो अपने अनुभव का यूज करके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बता देता है। दूसरा वाला टेक्नोलॉजी का यूज करके कह रहा है कि मैं तो 100% श्योरिटी के साथ आगे बढ़ूंगा, कल को वो चीज नहीं निकली जो मैं सोच रहा हूँ तो। इसलिए वो कहते हैं भाई हम तो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, सारे टेस्ट करो। तो इसी तरह से ओवर फिटिंग, अब जैसे मैं आपसे कहूँ तो मुझे पता है इसकी वजह भी क्या है, लेकिन आपको नहीं पता है, आपको वो सारे टेस्ट करवाऊंगा मैं, फिर उससे तो पता चलेगा अच्छा ये वजह थी। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, 100 200 500 प्रोग्राम बना लेंगे मशीन लर्निंग के, आप अपने अनुभव से पता कर लेंगे, कोड देखकर डेटा देखकर, कि इसमें वजह ना ये हो सकती है, और सीधे आप वहां पर चोट करेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा सही आप। लेकिन वो पहले दिन नहीं आ सकता, वो जब आप बहुत सारे मॉडल ट्रेन कर लेते हैं अलग अलग डेटा पर, फिर आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। ठीक है, तो अभी मेरा काम है आपको वो सारी बातें बताना, वो सारे टेस्ट लिखवा देना, जिससे बीमारी पता चले कि इसमें कौन सी बीमारी लगी हुई है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे वाई ओवर फिटिंग,
तो पहला आंसर क्या हो सकता है? नॉइस या आउटलायर्स इन ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग टेस्टिंग दोनों में हो सकता है, ठीक है, खाली डेटा सेट लिख देते हैं। ट्रेनिंग में भी हो सकते हैं, टेस्टिंग में भी हो सकते हैं। पहली वजह मैं सारी वजह लिख देता हूँ और सबको फिर मैं अलग अलग प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। नॉइस इन डेटा सेट, या ऐसा कह सकते हैं नॉइसी डेटा है। या एक और शब्द का इस्तेमाल होता है, एनोमली। दूसरी वजह हो सकती है टू मैनी फीचर्स। मेरे डेटा में बहुत ज्यादा फीचर हो गए हैं। मान लीजिए आपकी डेटा लेकर आए, उसमें सीरियल नंबर था। अब वो सीरियल नंबर फीचर बन के चला गया। तो सीरियल नंबर में क्या है, कुछ नहीं है सीखने के लिए। वो तो 1 2 3 4 5 6 है। तो इररिलेवेंट हमारे कॉलम फीचर बन गए, कोई सेंस था नहीं उसका। तो टू मैनी फीचर, जब फीचर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो भी ओवर फिटिंग आती है। टू मच स्प्रेड इन फीचर वैल्यू। ऑल फीचर वैल्यू। मैं सबको दिखाऊंगा अभी कि देखो ये वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब डेटा में ये होता है। ये वाला पॉइंट डेटा में ऐसे देखते हैं। मैं सबको करना सिखाऊंगा कैसे कैसे देखेंगे ये। अभी सब लिख लेते हैं कि पॉइंट। एक वजह होती है मॉडल हाइपर पैरामीटर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्यून्ड। बाकियों को भी नहीं बताया मैंने अभी। मैं तो अभी किसी का नहीं बताया है। आपको आता है, मैं तो मान के चलूँ किसी को नहीं आता है। अभी तो मैं चारों पॉइंट बताऊंगा। जिसको जितना आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लेगा जब बताऊंगा।
तो जो आखिरी वाला मैंने टेस्ट बताया है ओवरफिटिंग पता करने का, वो सिर्फ क्लासिफिकेशन डेटा के साथ ही एप्लीकेबल है। बाकी के सारे जो मैं लिख रहा हूँ, चाहे आपका ओवरफिटिंग क्लासिफिकेशन में आए चाहे रिग्रेशन में आए, सबके साथ हम पता कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने लास्ट में लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के साथ ही ओवरफिटिंग के बताएगा, रिग्रेशन की ओवरफिटिंग को ये वाला पैरामीटर नहीं बताएगा। तो इसके बाद में एटसेट्रा कर देते हैं क्योंकि हम आगे ही बढ़ना है। लेकिन ये वो है, इनसे हमारा सब कुछ हो जाता है, इन्हीं में से कोई ना कोई बीमारी निकल आती है। चलो, तो सबसे पहले मैं पहले वाले को समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहला वाला क्या होता है। आप अपना डेटा जो लाए थे उसको एक बार अगर आप ध्यान से देखें, और यहाँ पर आप देखो जो बनाना है, और भी आगे होंगे, ध्यान से देखो, ये वाला जो बनाना है आपको नहीं लगता बाकी के जो बनाना है उनसे बहुत अलग है? भाई ऐसा बनाना जिसका वजन 30 ग्राम हो, 35 ग्राम हो, चलो समझ में आता है। वजन 100 ग्राम हो सकता है, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर बनाना का डायमीटर 3, 3.2, 2.5, 2.3, ये कुछ ज्यादा ही अलग नहीं होगा एकदम से। बनाना का डायमीटर 7.1। अगर आप ध्यान से देखो बाकी जो बनाना रहे होंगे, वजन ज्यादा हो सकता है लेकिन डायमीटर आप देखो, सबका डायमीटर 2, 2.5, 2.25, 3, 2.25, इन्हीं के आसपास घूम रहा है। वो इकलौता ऐसा बनाना है जो दुनिया से अलग चल रहा है, दुनिया से अलग। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉइज या आउटलायर। तो सर एक चीज बताओ, ये तो आपने आंखों से देखकर पता कर लिया, ये तो 20-22 सैंपल हैं, ये 20,000 होंगे, तो आंखें तो काम करेंगे नहीं इसमें। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं फिर इसका ईडीए। ईडीए में एक स्टेप होता है विजुअलाइजेशन, कि आप क्या करो, विजुअलाइजेशन करके पता करो इस डेटा की कहानी क्या चल रही है। तो अब कैसे करेंगे विजुअलाइजेशन इस डेटा का? तो इस डेटा का विजुअलाइजेशन करने के लिए आप स्कैटर चार्ट बनाइए। स्कैटर चार्ट से आपको पता चलेगा कि एप्पल और बनाना किस रेंज में है, मोस्ट ऑफ द एप्पल, मोस्ट ऑफ द बनाना किस रेंज में है। और कोई अगर ऐसा बनाना या ऐसा एप्पल है जो भीड़ से अलग चल रहा है तो दूर से दिख जाएगा। स्कैटर चार्ट मैं इसका बनाकर देखूंगा। स्कैटर चार्ट बनाने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट SPLT, और सीवॉन को इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सस्ता पड़ जाए, सस्ता मतलब आसान हो जाए। अब देखो SB डॉट, अभी आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी। मैंने यहाँ पर एक्स पे कर दिया DF डॉट डायमीटर, और वाई पे कर दिया DF डॉट वेट, और कलर दे दिया मैंने DF डॉट फ्रूट नेम के हिसाब से कलर दे दिया, PLT डॉट शो। ये पिक्चर है, देख लो। जो ब्लू मार्कर है वो बनाना का है, और जो ऑरेंज मार्कर है वो एप्पल का है। तो अब आपको पिक्चर से समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर।
ये कुछ अलग दिख रहा है ना आपको, ये सारे ब्लू तो इधर पड़े हुए हैं, ये वहां वहां क्या कर रहा है, और ये जितने ब्लू हैं ये बनाना है। तो बनाना का डायमीटर लगभग ये है, बनाना का वजन ज्यादा हो सकता है, बट ज्यादातर बनाना का डायमीटर इतना ही चल रहा है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यही है नॉइस, यही है मेरे डेटा में एक आउटलायर। ये जहां चला जाएगा उसका स्कोर खराब कर देगा। अगर ये ट्रेनिंग डेटा का पार्ट बना, ये मेरा पूरा डेटा है, पूरे डेटा में ये आउटलायर है। अब जब मैं स्प्लिट करूंगा तो रैंडमली ये वाला सैंपल या तो ट्रेनिंग में चला जाएगा, नहीं पता कहाँ जाएगा, या टेस्टिंग में चला जाएगा। समझ में आ रही है कहानी। अगर ये ट्रेनिंग में चला गया तो ये ट्रेनिंग का स्कोर खराब कर देगा और मॉडल में हाई बायस आ जाएगा। और अगर ये ट्रेनिंग में नहीं गया, इसका मतलब मेरा मॉडल जिन जिन सैंपल से सीख रहा होगा कि बनाना किसे कहते हैं, उसमें ये तो नहीं होगा, तो मॉडल सब सही सीख रहा होगा। लेकिन टेस्टिंग में ये सैंपल अगर पहुंच गया, तो मॉडल, जब ये सैंपल टेस्टिंग में जाएगा और मॉडल से प्रिडिक्शन का बात होगी, तो मॉडल इसे क्या बताएगा, इसे बताएगा एप्पल, क्योंकि इस तरह के सारे सैंपल कैसे थे हमारे ट्रेनिंग में, एप्पल। और वास्तव में ये कौन सा आपके डेटा में, बनाना, अपने आप स्कोर कम हो जाएगा। अब दिमाग का सब प्रेशर पड़ रहा है हमारे, पड़ेगा, जितना अब तक पढ़ाया गया है, सारी पिक्चर दिमाग को घूमनी चाहिए। जैसे कोई मूवी की स्टोरी दिमाग में घूम जाती है ना, पिक्चर का नाम लेते ही, ऐसे ही सारी बातें दिमाग में घूम जानी चाहिए। मैंने बोला ये सैंपल जिस जगह चला गया, अगर ये सैंपल ट्रेनिंग में चला गया तो ट्रेनिंग का स्कोर खराब कर देगा, डेट मीन बायस हाई बना देगा। अगर ये सैंपल ट्रेनिंग में नहीं गया, अगर ये टेस्टिंग में चला गया, तो ये टेस्टिंग का स्कोर खराब कर देगा, मतलब मॉडल में वेरियंस हाई कर देगा। मतलब मॉडल में क्या नजर आ जाएगी लोगों को, ओवर फिटिंग नजर आएगी। ये तो अकेला है, ऐसे अगर दो तीन हो गए तो और हमारा खेल खराब हो जाएगा। या फिर एक काम करो, ऐसे एक दो ना होकर ना पांच छह कर दो, तो मॉडल ये सीखेगा कि नहीं भाई, बनाना ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, सही है। फिर आप वो आउटलायर की कैटेगरी में नहीं रहेंगे। अगर पांच छह सैंपल बनाना के ऐसे हो जाए तो फिर वो भी बनाना माने जाएंगे, हाँ ये बनाना ही है, क्योंकि अब ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एक दो सैंपल अगर ऐसे हैं, वो दिक्कत करते हैं मॉडल को। मॉडल खुद परेशान हो जाएगा, मैं क्या मानूं, इसे इसे एप्पल सीखूं या इसे बनाना सीखूं। तो ये है आउटलायर। सर फिर आउटलायर निकालने के लिए डेटा से मुझे क्या करना चाहिए, स्कैटर प्लॉट का यूज करना चाहिए। सर ये बात आपके दिमाग में पहली बार में कभी नहीं आएगी, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। ये एक्सपीरियंस से आएगा। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, अभी आपका बन गया। अब आप इसको और अपना ऐड करिए, और प्रैक्टिस करके इस चीज को और ऐड करिए, और आपके सामने जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको याद आ जाना चाहिए कि सर ने स्कैटर प्लॉट बनाकर देखा था, आउटलायर वाली कहानी। तो जब भी आपको पिक्चर में आउटलायर देखने हो, आपको किसकी याद आनी चाहिए, स्कैटर चार्ट की याद आनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह से आउटलायर सिर्फ दो फीचर वाले डेटा सेट के साथ दे सकते हैं। अगर मेरे डेटा में पांच फीचर होंगे तो ये तरीका फेल हो जाएगा। फिर आपको कई सारे स्कैटर चार्ट बनाने होंगे, दो दो के पेयर के साथ। ठीक है। और हर बार जो टारगेट होगा, हर बार टारगेट को ह्यूमर रखोगे, जिससे कि आप पहचान कर पाओ कौन क्या है। चलो, आउटलायर क्या होता है समझ में आ गया। अब बात आती है दूसरा पैरामीटर क्या होगा। तो मुझे लग रहा है मेरे वाले का तो सॉल्यूशन यही होगा। अगर मैं, सॉल्यूशन क्या है फिर इसका, हटा दो, डेटा से ऐसे सैंपल को डिलीट कर दो, यही सॉल्यूशन है, कोई और नहीं है, वरना मॉडल कंफ्यूज होता रहेगा। मॉडल डेटा से इस वाले सैंपल को डिलीट कर दो, ना ये होगा, ना कभी ऐसी नौबत आएगी कि ट्रेनिंग में जाएगा कि टेस्टिंग में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये डिलीट कर दो इसे। ये इसका सोल्यूशन। ठीक है। अब दूसरा क्या था हमारा,
टू मैनी फीचर्स। तो अभी मेरे पास ये वाली सिचुएशन नहीं है, मेरे डेटा में दो ही तो फीचर है, टू मैनी की बात ना हो रही है, दोनों काम के ही हैं। सिर्फ डायमीटर से मैं फ्रूट नहीं पहचान सकता, सिर्फ वेट से मैं फ्रूट, हाँ अगर आपसे कोई ये कह दे कि सर ये भी एक फीचर है, जो इंडेक्स वाला कॉलम है ये भी एक फीचर है, तो शायद ये अननेसेसरी फीचर होगा, इसका कोई सेंस ही नहीं है। इससे आप कभी भी पता कर सकते हैं इस वैल्यू से कि वो एप्पल होगा कि बनाने, तो सीरियल नंबर है काइंड ऑफ। तो ऐसे फीचर अगर है तो उसको भी क्या करना है, फिर आपको डिलीट करना है, ऐसे फीचर को डिलीट करना है। टू मच स्प्रेड इन ऑल फीचर वैल्यूज, इसको समझिए। स्प्रेड मतलब फैलाव, फीचर की वैल्यूज, सारे फीचर की वैल्यूज में जो फैलाव है बहुत ज्यादा है। जैसे ध्यान से देखो, डायमीटर, डीएफ डॉट डायमीटर फीचर में अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटी वैल्यू क्या है, डायमीटर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, डायमीटर फीचर की सारी वैल्यू की जो स्प्रेड है, जो फैलाव है वैल्यू का, वो 2.3 से 7.5 की रेंज में है। ठीक है, जरा वेट का बताना, डीएफ डॉट वेट डॉट मिन 25, डीएफ डॉट वेट डॉट मैक्स 120। बैच फिट मॉडल ये कहता है कि जितने फीचर्स हैं ये सारे फीचर की वैल्यू सेम रेंज में होनी चाहिए। आपका डायमीटर फीचर 2.3 और 7.5 की रेंज की वैल्यू कंटेन कर रहा है, जबकि जो दूसरा फीचर वेट है उसको भी इसी रेंज की वैल्यू कंटेन करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। रियल लाइफ के नजर से देखो तो वेट तो ज्यादा ही होगा। मशीन लर्निंग करी, हमें तो मतलब दुनिया में चीज क्या होती है, हमने तो अपनी कहानी बताई कि जितने फीचर होने चाहिए सेम रेंज के होने चाहिए। तो वेट की वैल्यू भी इसी रेंज में होनी चाहिए, 2.3 7.5 मिनिमम मैक्सिमम, वो नहीं है। तो ऐसा होने पर भले ही आपके डेटा में आउटलायर ना हो, भले ही आपके डेटा में आउटलायर ना हो, अगर ये वाली बात बन गई तो भी आपके मॉडल में क्या जाएगी, ओवरफिटिंग जाएगी। तो मेरे में तो दोनों है, मेरे में डेटा में नॉइज भी है, मेरे डेटा में ये वाली बात भी है। मशीन लर्निंग का स्टैंडर्ड कहता है कि जितने फीचर्स हैं इन सब की वैल्यू को स्केल कर दो। स्केल कर दो मतलब बहुत छोटा छोटा बना दो। सारी वैल्यू को जीरो से वन के बीच में ले आओ। अब हर वैल्यू जीरो से वन के बीच में, अब बताओ मैक्सिमम डिफरेंस वैल्यू को कितना आएगा, वन। कोई वैल्यू जीरो मान लो, कोई वैल्यू वन मान लो। अभी आपका डिफरेंस 25 और 120, 70 80 तक का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर चलेगी गणित, कौन सी गणित लगाए ऐसी जिससे कि सारे फीचर सेम स्केल में आ जाएंगे। तो वो सब पढ़ेंगे, सब सीखेंगे अभी, है ना। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते मुंह से बोलकर कह दिया या ऐसे ऐसे कर लो, नहीं। इस काम को करने में अलग पूरी एक क्लास ही लगेगी कि कैसे फीचर्स को फिर सेम रेंज में लाया जाता है। ये सब कह देने से नहीं हो जाता है, इसको सीखना पड़ेगा। हो सकता है एक ही जगह दो क्लास लगे इसमें, मतलब 2 से 3 घंटे का इकलौता टॉपिक यही है कि फीचर्स को सेम रेंज में कैसे लाया जाता है। चलो बराबर।
उसके बाद है मॉडल हाइपर पैरामीटर आर नॉट प्रॉपरली ट्यून्ड। मॉडल हाइपर पैरामीटर आर नॉट प्रॉपरली ट्यून्ड, ये वाली कहानी आपको तब समझ में आती है जब आपको मॉडल जो ट्रेन किया गया है वो जिस एल्गोरिथम से ट्रेन किया गया है उस एल्गोरिथम का मैथमेटिकल पोर्शन आप जानते हो कि वो एल्गोरिथम की वर्किंग क्या होती है। जब आप उस वर्किंग को जानते हैं तो फिर आप इस वाले पॉइंट को समझते हैं, मॉडल हाइपर पैरामीटर आर नॉट प्रॉपरली ट्यून्ड का मतलब ये हो। तो अभी के लिए हमारे लिए बेकार है ये पॉइंट, क्योंकि हम अभी अपनी एल्गोरिथम की इंटरनल वर्किंग नहीं जानते हैं। लास्ट में क्या है, इम्बैलेंस डेटा सेट। इम्बैलेंस डेटा सेट का मतलब है कि आपका जो टारगेट है, टोटल सैंपल कितने 22, तो ये बताओ 22 में कितनी क्लास है टोटल, दो, एप्पल क्लास बनाना क्लास। कितने सैंपल एप्पल के हैं, कितने सैंपल बनाना के हैं, df डॉट रूट नेम डॉट वैल्यू काउंट। 12 सैंपल किसके हैं, एप्पल के, 10 कितने हैं, बनाना के। इमेजिन करो 100 का डेटा होता, 80 सैंपल एप्पल के होते, 20 सैंपल बनाना के होते। तो ये बताओ मेरा मॉडल ट्रेनिंग में ज्यादातर क्या सीख रहा होता है, एप्पल एप्पल सीख रहा होता, बनाना को ज्यादा अच्छा समझ ही नहीं पाता वो, क्योंकि बनाना के आपने सिर्फ 20 सैंपल ही दिखाए। तो ये ऐसा डेटा कैसा कहलाता है, इम्बैलेंस डेटा कहलाता है, जिसमें आपने दो क्लास रखी या तीन या चार रखी, तो एक क्लास के बहुत ज्यादा सैंपल है, एक क्लास का सैंपल बहुत कम है, तो मॉडल सही से समझ ही नहीं पा रहा है। मॉडल सिर्फ उसी क्लास को ज्यादा समझ रहा है जिसके सैंपल ज्यादा थे। जिस क्लास के सैंपल बहुत कम आए थे ट्रेनिंग में, उसको मॉडल अच्छे से समझ ही नहीं पाया। तो इम्बैलेंस डेटा सेट होने पर भी क्या आता है, हमारा ओवरफिटिंग। और टेस्टिंग में जो डेटा चला गया वो ज्यादा चला गया जिसमें ट्रेनिंग में कम सैंपल थे। मान लो 100 का डेटा था, ट्रेनिंग में 80 चले गए एप्पल के, है ना, और 20 चले गए ये वाले। और जब टेस्टिंग डेटा बना उल्टा हो गया, टेस्टिंग में 20 चले गए एप्पल के, 80 चले गए बनाना के। अब मॉडल कह रहा है सिखाते समय एप्पल ज्यादा बताया था और बनाना कम बताया था, पूछते समय बनाना ज्यादा पूछ रहे हो, तो गलती बताऊंगा मैं तो फिर। समझ रहे हो, तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट होने पर भी ओवरफिटिंग हमारी आ जाती है। इसी पॉइंट के साथ, इन्हीं पॉइंट के साथ मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो एक बार सर इसे हटाकर देखोगे, हमने कहा हटाकर देखेंगे कि क्या बेटर होगा। हमने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ, ये वाला पॉइंट कौन सा है भाई, जो मैंने आपको दिखाया था, ये यही वाला है, 7.1 और 120। 7 डायमीटर है और 120 लगभग इसका ये। इसको हटाओ एक बार, फिर चलाना पूरा। ये किस इंडेक्स पर है, 5वें पर। एक्चुअल डेटा फ्रेम जब लेकर आओगे, अब इसके 5वें इंडेक्स वाले को डिलीट कर दो। है जी भाई साहब। हाँ मतलब आप उसको बनाना से एप्पल कर दो, ये भी कर सकते हो भाई। आप उसका टारगेट बनाना की जगह एप्पल कर दो तो भी सही हो जाएगा। तो चाहो तो आप उसे हटा दो, तो हम हटाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप कर दिया 5वें नंबर का सैंपल और इन प्लेस ट्रू। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आपकी मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी पांडास में हमने कम से कम 10-12 क्लास लगाई थी। ये पांडास का कॉन्सेप्ट है। वो सैंपल हमारे से चला गया, छठा है, चौथा है, 5वां गायब हो गया। अब इस डेटा के साथ सर वापस से पूरा फेल करो, हमने कहा करके देखो। ये भाई एक्स वाई बन गया नए वाले के साथ। फिर ट्रेन कर दिया।
सभी की जगह ले देता हूँ, ठीक है। तो देखो, मशीन लर्निंग पढ़ते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, श्योरिटी किसी चीज की नहीं है इसमें, पूरा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया कि आउटलायर डिटेक्ट करके देखो, मिल जाए हटा कर देखो, इसका मतलब ये फिर भी नहीं है कि गारंटी है कि अब सही आ जाएगा। तो गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता मशीन लर्निंग में, पूरा एक्सपेरिमेंटल है, करके देख लो, हो सकता है सही हो सकता है ना हो तो कुछ और देखेंगे। सबको सेम, बस आउटलायर को, जो एक दिख रहा था उसको हटाकर मैंने देखा, कोई फर्क पड़ा? काफी बढ़ गया। ट्रेनिंग स्कोर कितना हो गया हमारा? 86 हो गया। टेस्टिंग का स्कोर बन गया, नहीं वेरिएंस जो पहले था, अगर हम पहले वाले को देखें तो पहले वेरिएंस हमारा कितना आया था भाई? 40 का है, 93 और 5 लगभग 40 का वेरिएंस है। और अभी कितने का हो गया? अभी वेरिएंस हमारा 14 का रह गया, तो ओवरफिटिंग काफी कम हुई है। ट्रेनिंग स्कोर यानी कि हल्का सा बायस बढ़ गया। तो और वजह भी तो है अभी, अभी भी वेरिएंस हाई है, ओवरफिटेड है, अभी भी मॉडल ओवरफिटिंग वाला ही कहा जाएगा, लेकिन पहले से बहुत बेटर कंडीशन में आ गया। तो और जो चीजें हैं वो भी तो करके देखो, जो जो बताई गई हैं। तो अब इसमें आउटलायर हटा दिया, दूसरा वाला अभी हमारे लिए शायद काम का ही नहीं है, दो ही तो फीचर हैं। अब इनमें से एक हटा दोगे तो बचेगा क्या? ये तो टारगेट है मेरा, तो ये अभी नहीं करते। तीसरे वाले पर आ जाओ, टू मच स्प्रेड इन ऑल फीचर वैल्यू, जो कि बिल्कुल दिख रही है मुझे, जो कि बिल्कुल दिख रहा है, टू मच स्प्रेड दिख रहा है। अब टू मच स्प्रेड को कैसे खत्म करेंगे? टू मच स्प्रेड को कैसे खत्म करेंगे? तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है फीचर स्केलिंग। क्या करता है फीचर स्केलिंग? फीचर स्केलिंग का पर्पज होता है, मेरे डेटा सेट में जितने फीचर्स हैं, सारे फीचर्स को सेम रेंज में लेकर आना, हर फीचर की वैल्यू सेम रेंज में आ जाएगी, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं रहेगी। फीचर स्केलिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू मेक ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल फीचर्स विद इन सेम रेंज, वही बात है, so that all features will contribute equally to predict the output. तो इस लाइन को थोड़ा मैं बताता हूँ, कुछ नई बात इसमें लिखी है, so that all features will contribute equally to predict the output। का मतलब है जैसे मान लो दो फीचर हैं x1 और x1 फीचर में जो वैल्यूज हैं वो 1 से 2.8 रेंज में है,
और x2 फीचर में जो वैल्यूज हैं वो इस रेंज में है। तो जब मॉडल ट्रेन होता है तो मेरा मॉडल x2 फीचर से ज्यादा सीखेगा, x2 फीचर के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस करेगा, इस पर कम फोकस करेगा। तो मेरा मॉडल उस फीचर पे ज्यादा ध्यान देता है जिसकी वैल्यूज ज्यादा होती हैं, बड़ी रेंज में होती हैं, और ऐसे फीचर पर वो कम ध्यान देता है। तो इससे मॉडल मेरा सही नहीं बनता। मैं चाहता हूं मेरा मॉडल हर फीचर को ध्यान में रखकर सीखे, सिर्फ एक ही फीचर को ध्यान में रखकर ना सीखे। तो ऐसा तभी होगा जब सारे फीचर एक रेंज में होते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर शायद मिल गया होगा कि अगर मेरे फीचर्स की वैल्यूज अलग अलग रेंज में आ रही हैं तो इससे नुकसान क्या होता है। इससे नुकसान सिर्फ ये है, मेरा मॉडल उस फीचर को ज्यादा फोकस करता है जिसमें वैल्यूज बड़ी रेंज में आती हैं, और उसको कम ध्यान देता है जिसकी वैल्यू कम रेंज में है। इस बात का मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि मॉडल ज्यादा ध्यान दे रहा है उस फीचर पे जिसकी वैल्यू बड़ी रेंज में है, लेकिन वो आज का दिन नहीं है। लेकिन मैं आपको जरूर करके दिखाऊंगा कि अगर स्केलिंग ना करें तो बिहाइंड द सीन मॉडल कैसे उस फीचर पे ज्यादा ध्यान लगा लेता है जिसकी वैल्यू बड़ी है। चलो, तो फीचर स्केलिंग क्या है समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कैसे, फीचर स्केलिंग करेंगे कैसे। तो कई सारी टेक्निक्स हैं जो फीचर स्केलिंग की बताई गई है। जैसे एक है मिन मैक्स स्केलर, एक है मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, बाइनराइजर, नॉर्मलाइजर। ये क्या है, ये कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं फीचर्स को स्केल करने की। इनमें से कौन सी यूज करनी है, कोई सी भी कर लो, जो आपका मन करे वो कर लो। मिन मैक्स स्केलर कर लो, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर कर लो। सर कौन सी करनी चाहिए, कोई आंसर नहीं है मेरे पास इसका। एक्सपेरिमेंट करके देख लो अपने डेटा के साथ, जितने भी फीचर स्केलिंग करने की टेक्निक्स हैं सबसे करके देखो, फिर मॉडल ट्रेन करो, मॉडल की एक्यूरेसी चेक करो, किसके साथ अच्छी आती है वो बढ़िया है। अगर पहले से इसका आंसर होता तो इतनी सारी टेक्निक ही क्यों बनाते, फिर एक ही ना बनाए जो सबसे अच्छी है, फिर बाकियों को हटाओ। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं कोडिंग में चल रहा हूँ, कोड मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं आज कोड के साथ कैसे फीचर स्केलिंग करते हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद फिर आपको कल सिखाऊंगा मैं फीचर स्केलिंग का मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन। चलो सर आज कोड वाला सिखा दो, उसके बाद कल पढ़ाऊंगा इसी चीज का मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब जैसे मुझे फीचर स्केलिंग करनी है तो किस टेक्निक से करनी है। मान लीजिए मुझे मिन मैक्स स्केलर से करनी है। मिन मैक्स स्केलर टेक्निक पे कोड बनाने के लिए आपको एक क्लास दी गई है, और उस क्लास का नाम भी मिन मैक्स स्केलर है। तो जितनी भी स्केलिंग टेक्निक हैं एसके लर्न लाइब्रेरी में जब उनको दिया गया है कोड करने के लिए, तो वो सब क्लासेस बनाकर हमें दी गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग नाम का एक मॉड्यूल है, इसके अंदर मिन मैक्स स्केलर नाम से एक क्लास है। इस क्लास का आपको पहले इंपोर्ट करना है इस क्लास को, फिर इस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस सी इक्वल टू मिन मैक्स स्केलर। और इसको बताओगे कि बताओ
मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेंज रखनी है। तो मैंने कहा भाई फीचर रेंज 0 और 1 आपको डिसाइड करना है। आप 1 और 2 कर दो, 0 और 5 कर दो, 10 20 कर दो। तो ज्यादातर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स छोटी वैल्यूज के साथ जाना पसंद करते हैं ताकि कंप्यूटेशन फास्ट हो। तो अगर आपसे कहा जाए कि मुझे 4 की गुणा 2 से करनी है तो फटाफट से आंसर दे दोगे 8। और अगर आपसे कहा जाए कि 478 की गुणा करनी है 232 से, समय बहुत लगेगा। इसीलिए पीछे जो प्रोसेसर होता है उसके बारे में भी यही सोचा गया कि छोटे नंबरों के साथ कंप्यूटेशन करना उसके लिए थोड़ा फास्ट होगा कंपेयर टू बिग नंबर। लेकिन वो इतना नहीं होता समय कि हम आंखों से देख पाए। कंप्यूटर के मामले में तो बड़े नंबर भी फास्ट कैलकुलेट होते हैं, फिर भी मैंने फीचर रेंज 0 1 लगा दी। अब ये जो स्केलर ऑब्जेक्ट है ये बोलेगा कि भाई देखो मैं अलग अलग स्केल करूंगा। ट्रेनिंग डेटा मुझे अलग देना, टेस्टिंग डेटा मुझे अलग देना। तो अगर आप स्केलिंग करना चाहते हो ट्रेनिंग डेटा की तो पहले देख लो कि ट्रेनिंग का जो डेटा है उसकी वैल्यू ये है। जैसे ही मैं इस डेटा को अपने स्केलर को दूंगा स्केलर मुझे सारी वैल्यू 0 1 में रख के वापस कर देगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्केलर डॉट फिट। स्केलर का फिट मेथड है, मॉडल का फिट मेथड नहीं है। स्केलर का फिट मेथड आपसे ट्रेनिंग डेटा मांगेगा और इस ट्रेनिंग डेटा को बताए गए फीचर रेंज में स्केल करके आपको दे देगा। मैं इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, एक्स ट्रेन, मान लीजिए एक्स ट्रेन 2। अब जरा एक्स ट्रेन को प्रिंट करो और एक्स ट्रेन 2 को प्रिंट करो। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, फिट नहीं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये देखो। तो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म याद रखने का तरीका ट्रांसफॉर्म करना, बदलना। तो ट्रेनिंग के फीचर्स को बदलना है 0 से 1 में बदल दिए। देखो हर फीचर, डायमीटर फीचर ये रहा आपका वेट फीचर। अब कोई भी फीचर की वैल्यू 0 से कम नहीं, 1 से ज्यादा नहीं। अब ये कैसे हुआ ये मैं कल सिखाऊंगा। आज बस हो रहा है, कर लेते हैं सर, टेस्टिंग का करके दिखाओ। तो भाई स्केलर ऑब्जेक्ट पर मैं ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करूंगा, फिट नहीं सिर्फ ट्रांसफॉर्म। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, टेस्ट। तो टेस्टिंग के फीचर्स को स्केल करके मुझे दे देगा। मैंने इसे एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एक्स टेस्ट। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो टेस्टिंग के फीचर भी हमारा 0 से 1 रेंज में आ जाएंगे। और कोई ऐसा हमारा सैंपल है जो आउटलायर की सीरीज में था तो वो भी स्केलिंग के बाद क्या बन जाएगा, आउटलायर जैसा बन जाएगा। मतलब ये वाला जो सैंपल था ये भी आउटलायर था, क्योंकि जब हमने इसको स्केल कराया टेस्टिंग में तो वो 0 1 से ही बाहर चला गया। ऐसा तभी होगा जब वो सैंपल ओरिजिनल डेटा में भी क्या था, हमारा एक ट्रेनिंग, वो हमारा एक आउटलायर था। ठीक है। अब बहरहाल ये हम नहीं देख पाए, नहीं ध्यान दिया, आगे आने देते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म यूज करा है सिर्फ मैंने, फिट यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है, क्यों करना है इसका आंसर तो कल मिलेगा ना, बताया मैंने आपको कि कल बताऊंगा कि गणित क्या चल रही है। जब गणित पढ़ेंगे तब इन मेथड्स के अंदर का कोड समझ में आएगा। आज मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम को उसके लास्ट मुकाम तक पहुंचाना। तो अब आपके पास ट्रेनिंग टेस्टिंग आ गया। अब मॉडल को ट्रेन करो फिर से। ये एक्स ट्रेन 2 के साथ
टारगेट को स्केल नहीं करना है, सिर्फ फीचर्स को स्केल करना है। अब देखो, मॉडल को जब मैंने फिट कराया तो जो स्केलिंग वाले फीचर थे उनके साथ कराया, ठीक है। बाई मेरा बाई है, बाई में तो मैंने कोई चेंज करा ही नहीं है। और जब प्रिडिक्शन कराया तो ट्रेनिंग स्केलिंग वाले का, टेस्टिंग स्केलिंग वाले का, कोई फर्क पड़ेगा? हमने कहा देख लेते हैं, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अरे सर ये तो जबरदस्त हो गया। ये तो एक सपना होता है किसी मशीन लर्निंग इंजीनियर का, जो कभी पूरा नहीं होता। ये तो रेयर रेयर केस है कि ऐसा हो जाए कि ट्रेनिंग स्कोर भी 1 और टेस्टिंग स्कोर भी 1। ये वो है कि हम जब बीटेक में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में सपना लेकर आते हैं कि आईबीएम में प्लेसमेंट कराएंगे, कि माइक्रोसॉफ्ट में कराएंगे, कि गूगल में प्लेसमेंट कराएंगे। बाकी फिर आप जानते ही हो कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये वही सपना होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का, जो देखता है कि ट्रेनिंग स्कोर इज 1, टेस्टिंग स्कोर मतलब जीरो बायस जीरो वेरिएंस, जो यदा कदा पूरा होता है वो यदा कदा हमारा हो गया। तो मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बता देता हूँ। ये डेटा मैंने जानबूझकर ऐसा बनाया हुआ है क्योंकि मेरा मकसद आपको चीजों को समझाना है कि कौन सी चीज क्या है और कहाँ इम्पैक्ट डालती है। ऐसा डेटा मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता जिसमें आप एक ही डेटा में सब कुछ सीख पाए। ये मैंने जानबूझकर अपने हाथों से टाइप कर करके डेटा बनाया हुआ है। वैल्यूज को मैंने जानबूझकर ऐसा सेट किया हुआ है कि जब रिजल्ट आए तो ऐसा आए, ताकि मैं आपको वो सारी बातें इसमें सिखा पाऊं जो मुझे सिखानी है। ठीक है, तो हम कर करके देखेंगे। रियल टाइम पे कुछ नहीं पता क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। बहरहाल हम लोग यहाँ तक पहुंच गए और यहाँ तक पहुंचने पर ही हमारा रिजल्ट वो आ गया जो हम कभी चाहते हैं। यहाँ की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये था ही नहीं, इम्बैलेंस था भी नहीं। भाई 10 12 है तो ठीक ठाक है, 12 सैंपल इस क्लास के थे, 10 सैंपल इस क्लास के थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं पड़ेगी। कुछ डेटा सेट ऐसे होंगे जो आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो फिर आपको यहाँ भी आना पड़ता है। तो ऐसा डेटा भी बना रखा है मैंने जिसमें आप सारी जतन कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, फिर भी आपका मॉडल सही नहीं बनेगा, ये करना ही पड़ जाएगा। तो सारा खेल डेटा का है, क्योंकि एक डेटा मॉडल ट्रेनिंग में गया, जो मैंने वहां से सीखा, कल को जो नया डेटा आएगा पता नहीं क्या कह रहा है वो, उसकी कहानी अलग चल रही है। तो जो मैंने आज सीखा है जरूरी नहीं है कल वो लगेगा उसी डेटा पर, वहां कुछ और कहानी चलेगी। तो आपको सब कुछ लेके चलना है कि और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डेटा कैसा हो सकता है और क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। तो लगभग इतनी सारी बातों से सब कुछ हो जाता है। चलो, तो ओवरफिटिंग क्या होती है समझ में आ गया। जहां पर हम लोग हाई बायस, सॉरी, ओवरफिटिंग मतलब हाई वेरिएंस की बात हम करते हैं, और इसको दूर करने के जो हमें बातें बताई गई हैं वो हम करते हुए चलते हैं। हमें कुछ एक दो काम करने से सॉल्यूशन मिल जाता है, कभी कभी सारा करना पड़ता है तब भी सॉल्यूशन 100% नहीं आता, लेकिन बेटर, बहुत बेटर पोजीशन में हम लोग चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि सर हमने सब कर लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ तो जरूर होगा। लो बायस लो वेरिएंस तक पहुंच ही जाओगे, जीरो पे नहीं पहुंचोगे। ये समझ में आता है, जीरो तक नहीं पहुंचोगे। आज मैंने आपको बताया मॉडल की एरर्स क्या होती हैं, बायस वेरिएंस, बायस वेरिएंस का कॉम्बिनेशन लो हाई, फिर इन वेरिएंस के साथ दो और शब्द आई, 3 शब्द आई, बेस्ट फिट, ओवरफिट, अंडरफिट। अगर मेरा मॉडल ओवरफिट हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ वो मैंने बताया, और उसमें से दो चीजों का कोड बनाकर दिखाया। आउटलायर कैसे डिटेक्ट करेंगे और फिर कैसे हटाएंगे, फीचर स्केलिंग,
क्या होती है और कैसे करते हैं उसका कोड बताया है, अंदर की कहानी मैंने अभी आपको नहीं बताई है। टू मैनी फीचर वाला पॉइंट हमारा पूरा रह गया, क्योंकि हमारे डेटा में ये वाली बात बनी नहीं कि मैं आपको ये सिखा पाऊँ। तो अभी इसका कोड पूरा रह गया है, क्योंकि मान लीजिए मेरे डेटा में 10 फीचर हैं, जिसमें से 4 बेकार हैं, किसी काम के ही नहीं है। तो अब कैसे पता करूँ तो वो कौन से 4 हैं? भाई अगर पता कर लें फिर तो मैं पांडास में जानता हूँ कॉलम को डिलीट करना, वो तो मैं कर ही लूंगा। तो लेकिन फिर तो बताओ कौन से 4 ऐसे हैं जो काम के नहीं है मेरे, तो वो कैसे पता करोगे? अभी मुझे नहीं पता हो, क्योंकि वो डेटा सेट अभी ये था ही नहीं। तो मैं एक डेटा सेट और लेकर आऊंगा आपके सामने, जिसमें नंबर ऑफ फीचर बहुत ज्यादा होंगे, जिसमें से बहुत से ऐसे होंगे जो काम के ही नहीं है। तो कैसे पता करते हैं फीचर काम का है कि नहीं है, क्योंकि ये सब हम लोग सीखेंगे। और फिर उसी समय इसका कोड बनाना बताऊंगा कि कैसे पता करा और फिर कैसे इसमें से काम के फीचर को सेलेक्ट करा। ऑल्सो नोन एज फीचर सिलेक्शन। आज के लिए इतना रखते हैं। ये सारा घर जाकर पढ़िएगा, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अपने हाथों से बना कर देखना है। कल बहुत ज्यादा चांस है कि हम प्रोग्राम में शायद कुछ ना करें। कल मैं आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, स्केलर की मैथमेटिक्स क्या होती है और एल्गोरिथम की मैथमेटिक्स क्या होती है। तो कल की पूरी क्लास हमारा मैथमेटिक्स वाली होगी। बायस हाई लो नंबरों के साथ हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये सब डेटा सेट और उसके कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो कई बार 15% अगर मेरा बायस है तो इसे लो मान लेते हैं। मान लो कोई एक डेटा सेट है, मैंने 10 लोगों को ट्रेन करने को दिया। एक की एक्यूरेसी ट्रेनिंग की 60 आई, एक की 45 आई, एक की 55 आई, एक की 78 आई, एक की फिर 62 आ गई। अब मैं क्या बोलूंगा? जिसकी 78 आई वो सबसे बढ़िया है। तो वो बाकियों के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलेगा? मेरा लो बायस आया। क्योंकि किसी का बायस बहुत ज्यादा आ रहा था, किसी का इतना आ रहा था, तो 78% वाला ट्रेनिंग स्कोर अब अपने आप को क्या बोलता है? लो बायस कहता है। क्यों? क्योंकि और बाकी जो स्टूडेंट थे जिनको ये डेटा दिया गया था ट्रेन करने के लिए, उससे तो बहुत कम है, उनके बायस तो बहुत ज्यादा ही आए हैं। ठीक है, तो चीजें एक दूसरे के रिलेटिव हैं। सिंगल पिक्चर में हम नहीं कहते कि ये लो है कि हाई है, चीजें एक दूसरे के रिलेटिव में है सारी की सारी। चलिए, तो ये सारा प्रोग्राम पूरा जो ना मैंने आज कराया है, अपने हाथों से घर पे करके देख लेना। ठीक है, कल मिलेंगे इसी टाइम।